वर्क, पावर, एनर्जी। ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें जो न्यूमेरिकल्स रहेंगे वो आप फील के साथ कर सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो ऑब्जेक्ट्स वगैरह को, जैसा कि पुराने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में कर रहे थे। ठीक है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इस टॉपिक से 1 से 2 न्यूमेरिकल ऑलमोस्ट हर साल आ रहे हैं। तो क्या ये टॉपिक अनइम्पॉर्टेंट रहा? नहीं। इस टॉपिक के जो कंसेप्ट्स हैं हायर चैप्टर्स में या यूं कहें मैकेनिक्स में आगे बढ़ेंगे, रोटेशनल मोशन में 12th के फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैट्स में डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो टॉपिक इज इंटरेस्टिंग, हम ध्यान से इस टॉपिक को अपन पढ़ेंगे। इस टॉपिक को अपन 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। स्टार्ट करेंगे वर्क से, फिर अपन आगे बढ़ेंगे एनर्जी पे, और सबसे लास्ट में देखेंगे अपन पावर। तो एक एक करके अपन तीनों टॉपिक को देखते हैं। स्टार्टिंग सबसे पहले अपन करते हैं वर्क से। जो पिछले चैप्टर्स में आपने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी होगी, फोर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बारे में। वो जो टर्म्स है, हम डे टू डे लाइफ की बात करें चाहे आप फिजिक्स की बात करें, पूरे कोरिलेट करते हैं। पर ये टर्म डे टू डे लाइफ में और फिजिक्स में कोरिलेशन बिल्कुल भी नहीं रखती। ठीक है, आप अपनी जगह पे बैठ के काफी देर से वीडियो देखेंगे और देख भी रहे होंगे, तो आपके अकॉर्डिंग आपने काफी सारा वर्क करा। पर अगर आप फिजिक्स की वर्क की डेफिनेशन की बात करें तो उसमें वर्क डन बाय यू इज 0। सो बेसिकली वर्क फिजिक्स में और डे टू डे लाइफ में अलग है। इसको अपन देखते हैं। ठीक है, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं इसके डेफिनेशन में अपन देखते हैं, व्हेन ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, व्हेन ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी डिस्प्लेसेस इट, इसको क्या करती है? डिस्प्लेस। तो वर्क इज सेड टू बी डन बाय द फोर्स। ब्रैकेट वाली चीज पे आते हैं अपन। पहले आप ध्यान से इधर देखें, एक ऑब्जेक्ट लिया, इस ऑब्जेक्ट को, ये अभी रेस्ट पे है। ठीक है, आपने अपनी फिंगर के थ्रू यहां पे धक्का दिया, फोर्स लगाया। आपने कौन सा फोर्स लगाया? नॉर्मल रिएक्शन। ध्यान से देखना, आपने इस पॉइंट को टच करा और इस पॉइंट से इसको धक्का लगाया। ये कहां की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है? आगे की तरफ। कहां की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है? आगे की तरफ। तो आपने करना क्या चाहा? आपने इस ब्लॉक पे अपनी फिंगर के थ्रू फोर्स लगाना चाहा। अब उस फोर्स ने इसको क्या करा? धक्का दिया। कहां की तरफ? आगे की तरफ। तो इसका मतलब इस फिंगर के फोर्स ने इस पे कुछ वर्क परफॉर्म करा, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब ध्यान से देखना, फिंगर ने जो फोर्स लगाया था एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लगाया था, तो इस पॉइंट पे जो फोर्स लगा है वो पॉइंट भी आगे डिस्प्लेस हुआ है। इसलिए अपन ने यहां पे लिख रखा है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। क्या लिख रखा है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। व्हेन ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी डिस्प्लेसेस इट, कौन मूव करा? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव करा। तो वर्क इज सेड टू बी डन बाय द फोर्स। तो वर्क इज सेड टू बी डन बाय द फोर्स। उस फोर्स ने वर्क करा जिसने उस पॉइंट पे धक्का लगाया और उसको आगे बढ़ाया। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी आगे बढ़ा। तो ये हुआ वर्क का अपना डेफिनेशन। और मैथमेटिकल फॉर्मूले के हिसाब से अब इसकी डेफिनेशन देखना चाहें तो वर्क डन इन फिजिक्स इज द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, पढ़ा होगा आपने, ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। किसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का। तो सिंपल फॉर्मूला बन गया एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, जिसको आप एक्सपेंड करना चाहें ऐसे कर सकते हैं, पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर को कैसे लिखेंगे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वर्क डन क्या हुआ? वर्क डन डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट क्या देता है? बिल्कुल स्केलर क्वांटिटी। तो वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो हम एक स्केलर क्वांटिटी से डील कर रहे हैं। अब ये स्केलर क्वांटिटी को अपन डील करेंगे तो ध्यान से सुनना, अपन 2 तरह के वर्क डन पढ़ेंगे। पहला, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, ऐसी फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड सेम रहे थ्रू आउट। और दूसरा अपन देखेंगे
वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो एक एक करके अपन दोनों को डील करते हैं। पहले कांस्टेंट फोर्स वाला लेते हैं। फोर्स की डेफिनेशन हमको क्लियर है, मैथमेटिकल फॉर्मूला हमने देखा, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं और पहला देखते हैं वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, कि कांस्टेंट फोर्स कैसे वर्क करता है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट लिया जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। अब इस पे एक्स डायरेक्शन से थीटा एंगल पे आपने एक फोर्स लगाया F, दिस इज द अप्लाइड फोर्स। अब इस F के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस और एक कंपोनेंट होगा अलोंग द सरफेस। जहां पे थीटा वहां पे कौन सा कंपोनेंट आएगा, कॉस, और उसके अपोजिट में कौन सा जाएगा, साइन। तो ये बताओ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स का कौन सा कंपोनेंट, सुनना ध्यान से, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स का कौन सा कंपोनेंट हेल्पफुल रहेगा। बिल्कुल ये कॉस वाला, क्योंकि साइन वाला तो हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री पे लग रहा है। कितने डिग्री पे लग रहा है, 90 डिग्री। तो F cos थीटा ही इस ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन से इस पोजीशन तक डिस्प्लेस कर रहा है। कौन सा कंपोनेंट, कॉस वाला। तो ध्यान से हम फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं, F वेक्टर डॉट डी वेक्टर, F वेक्टर डॉट डी वेक्टर। फोर्स ले, डिस्प्लेसमेंट ले और दोनों के बीच का एंगल ले, और एंगल यहां पे साफ साफ दिख रहा है कितना है, थीटा। तो आप क्या करें, F cos थीटा, फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो उसको आप डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। या तो आप क्या करें, फोर्स ले इंटू डिस्प्लेसमेंट ले इंटू कॉस ऑफ थीटा ले, ठीक है। या फिर फोर्स का वो कंपोनेंट ले जो कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो। तो ये क्या हो जाएगा, F cos थीटा इंटू डी, F cos थीटा इंटू डी, कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डी। फिर से सुन ले, फोर्स का कंपोनेंट ले लें किसके डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, और उसको आप डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दें। तो दो तरीके हमारे पास आगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखें, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लिखें, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम लिखें, ये आगे आपका वर्क डन। या फिर फोर्स का कंपोनेंट लें डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट से आप क्या कर दें, मल्टीप्लाई। एक तरीका और होता है, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट यहां ले लें, पर हम उसको प्रेफर नहीं करेंगे क्योंकि काफी डिफिकल्ट पड़ जाता है उसको कैलकुलेट करना। आसान रहता है फोर्स का कंपोनेंट लेना, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे कि किसका कंपोनेंट लेना है, और आसान पड़ रहा है तो सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सबसे पहले वर्क और वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स के हमारा फॉर्मूला, ठीक है। यूनिट्स पे हम आगे बढ़ते हैं। वर्क डन की जो सबसे पहले अपनी एसआई यूनिट है, फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमको सबकी यूनिट्स अच्छे से याद रहनी चाहिए, और यूनिट्स में भी सबसे पहले हमको एसआई यूनिट याद रहनी चाहिए, क्योंकि जो भी न्यूमेरिकल हैं उनके आंसर्स हमारे पास हमेशा एसआई यूनिट में दिए हुए रहते हैं 95% टाइम्स, ठीक है। और कन्वर्जन भी आना चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा यूनिट्स हम बढ़ते जाएंगे टॉपिक्स के साथ तो कन्वर्जन हमको याद रखना पड़ेगा ताकि न्यूमेरिकल्स में हमें डिफिकल्टी ना हो। तो एसआई यूनिट इसकी जूल होती है। क्या होती है, जूल। वो कैसे आई, फॉर्मूला था हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट। तो बताइए भाई, फोर्स की एसआई यूनिट क्या थी, न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या थी, मीटर। तो न्यूटन मीटर वर्क की यूनिट हो गई। किसकी यूनिट हो गई, वर्क की। न्यूटन मीटर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं अपन, और जिसको अपन कहते हैं जूल। क्या बोलते हैं, जूल, ठीक है। तो ये तो इसके एसआई यूनिट की बात करें, और अगर आप इसकी सीजीएस यूनिट की, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड की बात करें, तो वो कहलाई जाती है अर्ग। इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। कोई कोई अर्ज कहता है, अर्ज बोले अर्ग बोले, याद रखना पड़ेगा एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट, ठीक है। आपको फोर्स की याद होगी, एसआई यूनिट, और उसके बाद सीजीएस, डायन। बिल्कुल, फोर्स की सीजीएस यूनिट होती है डायन, और डिस्प्लेसमेंट की सेंटीमीटर। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाती है अर्ग। यूनिट्स को याद रखने के साथ साथ आपको इनके बीच में कोरिलेशन भी याद रखना पड़ता है कि न्यूटन और डायन में क्या रिलेशन है। तो
जूल और अर्ज का भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो हमने कुछ रिलेशंस लिख रखे हैं, इसको आपको यूज करना पड़ेगा। 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग, या 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 जूल। अब एक याद रख लीजिए, ये वाला याद रख लीजिए, दूसरा याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस चैप्टर में तो ज्यादा नहीं, आगे आने वाले टॉपिक्स में थोड़ा यूज होगा ये। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, और 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 टू द पावर -13 जूल, और लास्ट है 1 किलोवाट आवर, शॉर्ट फॉर्म में आप इसको kWh कहते हैं, ठीक है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये आपके यूनिट्स रहेंगे, जिसमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो सबसे ज्यादा आपका काम आएगा वो आएगा ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला। तो आप फर्स्ट वाला फॉर्मूला अच्छे से याद रखें, 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। डायमेंशंस की बात करें, जैसा कि आपने यूनिट एरर डायमेंशन में आपने मोस्ट प्रोबेबली इसका निकाल ही लिया होगा। वर्क का कैसे निकलेंगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या होता है mlt-2 और डिस्प्लेसमेंट का होता है L, तो ये हो जाएगा m, L 2 बार आ गया L2t-2। तो इस तरह से आप इसकी यूनिट्स और डायमेंशंस की आप आसानी से फॉर्मुलेस वगैरह के थ्रू यूनिट और डायमेंशंस को अच्छे से निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपन क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जिसके थ्रू अपन वर्क को अपन समझ पाए। हमने क्या करा, ग्राउंड से h हाइट ऊपर ले जाके एक बॉल को ड्रॉप कर दिया। ठीक है, अब जब इस बॉल को आप ड्रॉप करेंगे, इस बॉल को आप जब ड्रॉप करेंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगी या बॉल नीचे की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ। तो बताएं कौन सा फोर्स है जो इस बॉल को नीचे की तरफ लाने की कोशिश कर रहा है। इस बॉल पे नीचे की तरफ लग रहा होगा mg। क्या लग रहा होगा, mg, जिसको आप वेट कहते हैं। क्या कहते हैं, वेट, क्योंकि इसको अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। उस फोर्स का नाम क्या है, mg। ठीक है, अब इसका यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, h। तो जो बॉल है आपने h हाइट से ड्रॉप करा, वो आया नीचे। तो इसमें हम वर्क डन बाय mg की बात करें, किसकी बात करें, वर्क डन बाय mg की। तो इस ब्लॉक पे फोर्स कहां लग रहा है, नीचे। इस ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है नीचे, और डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, नीचे। तो भैया बताएं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है। फोर्स भी नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो हम लिखेंगे फोर्स डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। हम डिस्प्लेसमेंट को s से भी डिनोट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को d से भी करते हैं, दोनों ही नोटेशन अपन यूज करते चलेंगे। तो एफ डी कॉस थीटा बोले या एफ एस कॉस थीटा बोले। फोर्स किसका है, mg का। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहां से यहां तक, h, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो हम लिखेंगे mg इंटू h इंटू कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो कितना आ गया, mgh। तो वर्क डन बाय mg इस केस में कितना हो गया, mgh। ठीक है, क्या हमेशा वर्क डन बाय ग्रेविटी h mg इंटू h होगा, देखते हैं, वो केसेस पे डिपेंड करता है। अगला एग्जांपल अपन लेते हैं। हमने क्या करा, ऐसे ही ब्लॉक को लिया, ये तो बॉल है, इस केस में अपन ने एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक ले लिया और इसको इंक्लाइन प्लेन पे अल्फा, जिसका लेंथ यहां से यहां तक l है, ले जाके ऊपर रख दिया। अब अगेन हमें क्या देखना है, वर्क डन बाय mg। अगेन हमें क्या देखना है, वर्क डन बाय mg। तो ध्यान से आप देखना, mg लगेगा नीचे, सेंटर से बनाना था, थोड़ा इस तरफ से बना रहा हूं ताकि ये एंगल हम निकाल पाए। ठीक है, जनरली अपन लेते कहां है, सेंटर पे, थोड़ा सा आगे ले रहा हूं ताकि एंगल अपन आसानी से निकाल पाए। mg लगेगा वर्टिकली नीचे, और इसका डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा, इसमें। mg लगेगा वर्टिकली नीचे, डिस्प्लेसमेंट होगा इस डायरेक्शन में। भैया ये एंगल निकालना पड़ेगा। अगर ये एंगल मिल गया, हमारा काम हो गया, क्योंकि फॉर्मूला है फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। फोर्स पता है,
डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक का कितना दे रखा है, एल। बस ये एंगल मिल जाए। अब ये एंगल कैसे निकालें, ये भैया 90 डिग्री, ये कितना है, अल्फा। भैया ये एंगल कितना हुआ, जो बचा हुआ एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री माइनस अल्फा। जो ये बचा हुआ एंगल है वो कितना होगा, 90 माइनस अल्फा, क्योंकि ट्राइंगल में तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये 90 माइनस अपना अल्फा हो गया। तो हमने फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करी, फोर्स कितना है, mg, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना है, l, mg इंटू एल, और इनके बीच में एंगल कितना है, 90 माइनस अल्फा। ये लिख दिया हमने cos 90 माइनस अल्फा। तो हमको हल्का सा कोसाइन की ट्रिग्नोमेट्री जाके थोड़ा सा आज पढ़ना पड़ेगा। cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, और cos के 0 से लेके मैं तो बोलूंगा 180 तक आप एंगल, या 360 तक एक बार एंगल रिवीजन करके आए, क्योंकि इस चैप्टर में जब हम वर्क पढ़ रहे हैं तो डॉट प्रोडक्ट में cos तो आना है, और cos के साथ साथ साइन का भी कर लीजिएगा, ठीक है, कहीं कहीं पे जरूरत पड़ जाएगी। तो cos 90 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा। क्या हो जाएगा, साइन अल्फा। तो यहां इस तरह से अपन वर्क डन बाय ग्रेविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। आगे अब अपन थोड़ा से न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। न्यूमेरिकल्स वर्क के अपन बढ़ते हैं कांस्टेंट फोर्स के। यहां पे एक ब्लॉक है जिसको ए पोजीशन पे एक फोर्स लगाई जा रही है 20 न्यूटन की। कितने एंगल पे, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री। ये जो इसका फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे जा रहा है, 60 डिग्री पे। ठीक है, और ए से बी तक ये डिस्प्लेस हुआ। हमको क्या पता करना है, फाइंड वर्क डन बाय फोर्स फ्रॉम ए टू बी। ठीक है भाई, अब अपन को ए से बी तक जब ये फोर्स उस ब्लॉक को लेके जा रहा है, वर्क डन कैलकुलेट करना है। अब आप सोचें कि इसमें आप क्या करेंगे। हाँ बिल्कुल, फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, सिंपल डॉट प्रोडक्ट वाला। पहले फोर्स देखेंगे, फिर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, और दोनों के बीच का एंगल देखेंगे। एक तरीका तो ये, फोर्स पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, दोनों के बीच का एंगल पता है, तो एफ डी कॉस थीटा आप अप्लाई करें और सीधे आंसर आ जाएगा। या फिर फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में क्या ले लें, कंपोनेंट। फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में क्या ले लें, कंपोनेंट, और उसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दें। अप टू यू, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं। तो बस करते हैं इस न्यूमेरिकल को। ठीक है, तो जैसा हमको पता था वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। तो एफ डी कॉस थीटा, फोर्स 20 है, डिस्प्लेसमेंट 6 है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, ये आपका वर्क डन आ जाएगा। फोर्स कितना है भैया, 20 इंटू 6 120 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ। तो ये आपका 60 जूल आ जाएगा। तो आप ध्यान रखना, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। आसानी से आप न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। ठीक है, अगले न्यूमेरिकल की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बड़ा न्यूमेरिकल है, आराम आराम से चलते हैं। फोर्स दे रखी है भैया आपको, ये फोर्स है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप न्यूटन। यूनिट्स का ध्यान रखना। डिस्प्लेसेस अ पार्टिकल फ्रॉम दिस टू दिस, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक एक पार्टिकल को लेके जा रहा है। पहली पोजीशन क्या है, पॉइंट ए, दूसरी पोजीशन क्या है, पॉइंट बी। ए से बी तक जा रहा है, वर्क डन बाय फोर्स निकालना है। तो यार ए से बी तक जा रहा है, इसमें आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट ना देके उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो आपका स्टेप नंबर 1 तो क्या होना चाहिए भाई, फोर्स तो पता है, डिस्प्लेसमेंट निकालें। क्या निकालें, डिस्प्लेसमेंट। फोर्स पता है आई जे के फॉर्म में, डिस्प्लेसमेंट निकाल लें आई जे और के फॉर्म में, और दोनों का आप क्या कर दें, डॉट प्रोडक्ट। क्या कर दें, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो पहले अपन डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। बिल्कुल, पहले आप फाइनल आप पोजीशन वेक्टर लिखें, माइनस करें इनिशियल पोजीशन वेक्टर के साथ, आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला, सबसे पहला स्टेप रहेगा डिस्प्लेसमेंट निकालने का।
फोर्स हमें ऑलरेडी पता है। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। फाइनल के कोऑर्डिनेट क्या है, 4i कैप, 4j कैप, 2k कैप, लिख दिया भाई, माइनस इनिशियल, इनिशियल के क्या है 0i कैप, फिर 3j कैप, 5k कैप, लिख दीजिए। फाइनल में से इनिशियल माइनस करा, 4 में से 0 गया, 4 में से 3 गया, 2 में से 5 गया, आपका आ गया। तो ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मीटर में, क्योंकि वो मीटर में था। ठीक है, अब वर्क निकालना है, सिंपल, दोनों का क्या कर दें, डॉट प्रोडक्ट। क्या कर दें, डॉट प्रोडक्ट। तो हमने फोर्स लिखा और दोनों का क्या कर दिया, डॉट प्रोडक्ट। एफ वेक्टर लिखे और डी वेक्टर लिखे और दोनों के बीच में क्या लगा दें, डॉट। डॉट प्रोडक्ट जैसा पहले आपने पढ़ रखा है, आई का आई के साथ करें, जे का जे के साथ करें और के का के के साथ करें। 2 4 जा 8, 3 1 जा 3, 4 3 जा 12। जहां माइनस हो वहां माइनस लगाएं और जहां प्लस हो वहां प्लस लगाएं, या माइनस इंटू प्लस माइनस आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा, तो आपका वर्क डन आ जाएगा -7 जूल। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल को करें। पिछले न्यूमेरिकल की बात करें, पिछले न्यूमेरिकल में आपको फोर्स दे रखा था और डिस्प्लेसमेंट और एंगल दे रखे थे। इसमें आपने डिस्प्लेसमेंट निकाला और फोर्स के साथ डॉट कर दिया, क्योंकि यहां आई, जे और के की फॉर्मेट दे रखा है। और फॉर्मेट बिल्कुल अभी से लेके चैप्टर के एंड तक मैं आपको कोई न्यूमेरिकल याद रखने को नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, जितने भी फॉर्मेट्स हैं आप अच्छे से फॉर्मेट्स को ध्यान रखें और जितनी ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करें, उसी से कंसेप्ट बिल्डअप होंगे। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल लेते हैं, इसको आप पहले ट्राई करें। यहां पे हमको एक फोर्स दे रखा है, ये रहा भाई फोर्स। मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर दूं, फोर्स आपको स्पेशली दिख जाएगा, अल्फा आई कैप 2j कैप -15k कैप न्यूटन। डिस्प्लेसेस अ पार्टिकल, ये भी एक पार्टिकल को डिस्प्लेस कर रहा है। 0,0,0 टू अल्फा अल्फा 1। यहां अल्फा मुझे लग रहा है अननोन रहेगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, जैसा हमने बोला, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर। तो यहां पे आपकी डॉट प्रोडक्ट की नॉलेज को चेक करा जा रहा है। हां बताइए भाई कि डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर परपेंडिकुलर होने की कंडीशन क्या है। जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। बिल्कुल, जब दो वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। वो आपको यूज करना है और इसको सॉल्व करना है। पहला वेक्टर है फोर्स, दे रखा है, कुछ नहीं करना है। दूसरा वेक्टर निकालना पड़ेगा, कैसे भाई, अभी तो निकाला, फाइनल माइनस इनिशियल, इससे आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लें और ये जो परपेंडिकुलर है इस कंडीशन का इस्तेमाल कर लें। ये जो परपेंडिकुलर लिखा हुआ है इसके कंडीशन का आप इस्तेमाल कर लें, इक्वल टू 0 कर लें और अल्फा की वैल्यू या वैल्यूज जो भी होगी आपके सामने आ जाएगी। देखें भाई कंडीशन क्या है, ये एक दूसरे के क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर। क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर। फोर्स दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। भाई फाइनल क्या है, फाइनल है अल्फा आई कैप प्लस अल्फा जे कैप प्लस के कैप माइनस इनिशियल। इनिशियल लिखने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी लिख दें 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, क्योंकि अल्टीमेटली आना यही है, अल्फा आई प्लस अल्फा जे प्लस के। तो फोर्स पता लग गया, डिस्प्लेसमेंट पता लग गया, एफ और डी का डॉट क्या होना चाहिए, 0। कंडीशन क्या थी भैया, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर। तो जब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो पहले आप फोर्स लिखें, फिर आप डिस्प्लेसमेंट लिखें और दोनों का डॉट किसके बराबर कर दे, 0 के बराबर कर दे। और जब डॉट प्रोडक्ट करें, आई को आई से, जे को जे से, के को के से, यहां पे आई को आई से, जे को जे से, के को के से मल्टीप्लाई करें और साइन का भी ध्यान रखें। किसका भी ध्यान रखें, साइन। यहां अल्फा के आगे क्या है, प्लस,
यहां अल्फा के आगे क्या है, प्लस, तो शुरू में प्लस लगाना है, और प्लस स्टार्टिंग में नी भी लगाएं चलेगा। अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर आ गया। 2 इंटू अल्फा, 2 अल्फा हो गया। आगे प्लस है, आगे प्लस है, यहां माइनस है, यहां प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। ये पहली इक्वेशन बन गई हमारी, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 15। अब अपन को इसको इसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे भाई, 2 और 15, तो 5 3 जा कितना होता है 15, और 5 में से 3 गया तो कितना होएगा 2, तो यहां पे 5 अल्फा माइनस 3 अल्फा 2 अल्फा बन जाएगा। इस तरह से हमको इसके फैक्टर्स भी करने पड़ेंगे। इसमें से अल्फा निकाला बाहर, अल्फा प्लस 5 अल्फा माइनस 3 किसके बराबर आ गया 0। यहां पे आप देखें अल्फा प्लस 5 अल्फा माइनस 3 किसके बराबर आ गया 0। अल्फा की 2 वैल्यूज आपके सामने आ गई, कितनी वैल्यूज आ गई 2, पहली आ गई 3, दूसरी कितनी आई -5। तो आपको ध्यान रखना है कि फोर्स आईजे के फॉर्मेट में दे रखा है या नॉर्मल वैल्यू दे रखी है, सिंपल मैग्नीट्यूड। सिंपल मैग्नीट्यूड के केस में फोर्स डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, इस तरह से अपन इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते। आगे अपन नेचर ऑफ वर्क डन को देखेंगे। भाई वर्क डन के कितने नेचर होते हैं, वर्क डन के बेसिकली 3 टाइप होते हैं नेचर में। वर्क या तो पॉजिटिव हो सकता है, वर्क या तो नेगेटिव हो सकता है, या फिर वर्क 0 हो सकता है। कुछ एग्जांपल्स के साथ अपन नेचर ऑफ वर्क डन को डील करते हैं। स्टार्टिंग करते हैं पॉजिटिव वर्क से। किससे स्टार्टिंग करते हैं, पॉजिटिव वर्क से। पॉजिटिव वर्क कब होगा भाई, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया उसी, जैसे आपने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, और अगर डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है, इसका मतलब वर्क डन बाय फोर्स पॉजिटिव है। सिंपल। भाई वर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, एफ डी कॉस थीटा। डी क्या मान लीजिए, यहां से यहां तक आप डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए, ठीक है। तो एफ डी कॉस थीटा, अगर फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उस चीज को अपन कह सकते हैं कि वर्क इज पॉजिटिव। क्योंकि यार जब आप फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे तो फोर्स अपना मैग्नीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड है, तो ये कॉस थीटा डिसाइड करेगा कि क्वांटिटी प्लस होगी या नेगेटिव होगी। क्योंकि कॉस 0 से 90, याद करें कॉस 0 से 90 क्या होता है प्लस, और 90 से 180 कॉस क्या होता है नेगेटिव। तो इसका मतलब अगर ये थीटा 90 से कम है तो ही वर्क डन क्या होगा पॉजिटिव। अगर ये थीटा 90 डिग्री से कम है तो वर्क डन आपका क्या रहेगा पॉजिटिव, अदरवाइज आपका वर्क डन 90 से ज्यादा पे क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो ध्यान से देखना। अच्छा अब इसकी बात करें, इसको मैं एक्सपेंड करके बताता हूं। इस तरफ कंपोनेंट आएगा एफ कॉस थीटा और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा एफ साइन थीटा। तो क्या एक कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में जा रहा है, हां, इसका मतलब वो डिस्प्लेसमेंट को करने में हेल्प कर रहा है, अपोज नहीं कर रहा, हेल्प कर रहा है, ठीक है। और दूसरा कंपोनेंट 90 डिग्री पे है साइन वाला, वो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। जो 90 डिग्री वाला कंपोनेंट है कभी भी डिस्प्लेसमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, या तो अलोंग वाला डालेगा या अपोजिट वाला डालेगा। यहां हमें अलोंग वाला कंपोनेंट मिल रहा है या अपोजिट वाला कंपोनेंट मिल रहा है, यहां हमें अलोंग वाला मिल रहा है। इसका मतलब पॉजिटिव जब वर्क होगा तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट को सपोर्ट करेगा। क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। भैया फॉर्मूला है 90 डिग्री से कम, जिसको अपन एक्यूट कहते हैं, वर्क डन पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव वर्क्स सिग्निफाइज दैट एक्सटर्नल फोर्स फेवर्स द मोशन। एक्सटर्नल फोर्स फेवर कर रही है, हेल्प कर रही है मोशन को करने में। किसको करने में, मोशन को करने में, ठीक है भाई। अब इसके कुछ एग्जांपल्स अपन देखते हैं। इस ऑब्जेक्ट को मैं अगर नीचे गिराऊं, इस ऑब्जेक्ट को मैं गिरा नहीं सकता, मैं इस ऑब्जेक्ट को अगर नीचे ड्रॉप करूंगा तो ये ऑब्जेक्ट कहां आएगा, नीचे, क्योंकि ऑब्जेक्ट पे नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रहा है, mg। क्या लग रहा है, mg। तो mg उस ऑब्जेक्ट को, यहां पे डायग्राम बना हुआ है, ग्रेविटी उस ऑब्जेक्ट को नीचे बुलाना चाहेगी और इसका डिस्प्लेसमेंट भी कहां हो रहा है, नीचे की तरफ। फोर्स नीचे लग रही है,
डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, इसका मतलब दोनों के डायरेक्शन सेम है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव होगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी, बेसिकली वर्क डन किसी फोर्स के कारण होता है। अगर फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो उसे अपन पॉजिटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। तो यहां पे ग्रेविटी के कारण जो वर्क हुआ उसे हम क्या बोल रहे हैं? प्लस। क्या बोल रहे हैं? प्लस। और एक स्प्रिंग का एग्जांपल और ले लेते हैं। स्प्रिंग आपने देखा होगा। अब ये स्प्रिंग सपोज यहां पे है, इमेजिन कर लीजिए, है नहीं, इमेजिन कर लीजिए यहां पे आप एक एंड को पकड़ लेते हैं, यहां पे फिक्स कर लिया, दूसरे एंड से पकड़ के स्प्रिंग को खींच रहे हैं। एक एंड फिक्स से दूसरे एंड से पकड़ के खींच रहे हैं। आपने फोर्स लगाया इस तरफ, वर्क डन बाय यू की बात कर रहे हैं। हमने फोर्स कहां लगाया? इस तरफ। डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ? इस तरफ। फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो वर्क डन पॉजिटिव कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा? पॉजिटिव। वर्क डन प्लस कब होगा? जब फोर्स की डायरेक्शन में क्या हो? डिस्प्लेसमेंट हो, उसे अपन क्या बोलेंगे? पॉजिटिव वर्क। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव वर्क। ठीक है। दूसरा अपन देखते हैं नेगेटिव वर्क। भाई पहला अपन ने देखा पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तो भैया फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर, या डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, तो वर्क डन बाय दैट फोर्स नेगेटिव कहलाया जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि फॉर्मूला हमें पता है एफ डी कॉस थीटा। ये मैग्नीट्यूड, बस कॉस थीटा ही तो डिसाइड करेगा कि प्लस होगा या माइनस होगा। वर्क डन पॉजिटिव होगा, वर्क डन नेगेटिव होगा। एफ डी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड कॉस डिसाइडिंग फैक्टर है। तो अगर 90 से ज्यादा हुआ, अगर कॉस 90 से ज्यादा हुआ और 180 से कम, 180 तक ही लेते हैं अपन, 0 से 90 पहले आ गया, 90 से 180 अगर एंगल है तो कॉस नेगेटिव होगा। इस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। डायग्राम से इसकी फील लेते हैं। भाई ये एंगल मुझे 100% 90 से तो ज्यादा दिख रहा है। अब 90 से ज्यादा है ऑब्ट्यूज एंगल, तो फोर्स का एक कंपोनेंट इस तरफ जाएगा और एक कंपोनेंट इस तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये इसके मोशन को अपोज करेगा। क्या करेगा? अपोज करेगा। और ये वाला जो कंपोनेंट रहेगा, परपेंडिकुलर वाले की चर्चा ही नहीं करनी है। फोर्स का एक कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। सिंपल, जब फोर्स का एक कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो वो फोर्स मोशन को रिटार्ड करेगा, डिस्प्लेसमेंट को रोकने की कोशिश करेगा। कर पाएगा नहीं कर पाएगा ये आगे की बात है, पर इस केस में वर्क डन बाय फोर्स, डिस्प्लेसमेंट आगे फोर्स पीछे, डिस्प्लेसमेंट आगे फोर्स पीछे, उसे अपन बोलेंगे नेगेटिव वर्क डन। कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं आप इस नेगेटिव वर्क डन का? भाई नेगेटिव वर्क डन में क्या है? मोशन रिटार्ड कर रहा है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में ला रहा है। आप देखना, आप जब स्कूल बस स्पीड में एकदम से रुकती है तो ब्रेक लगाना पड़ता है। आपके रुक बोलने से स्कूल बस रुकेगी नहीं, एफर्ट लगाना पड़ेगा। साइकिल आप चला रहे हैं, और फील लें इस चीज की, साइकिल आप चला रहे हैं, आपको सामने दिख गया कि आपको रुकना है, ऐसे माइंड में सोचने से कि भाई रुक, तो रुकेगा नहीं, आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ब्रेक लगाना पड़ेगा। ब्रेक में एक ऐसा फोर्स जनरेट होगा पीछे की तरफ जिसे आप फ्रिक्शन कहेंगे, और डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? आगे की तरफ। डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, फ्रिक्शन पीछे, तो वर्क डन बाय ब्रेकिंग फोर्स क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि ब्रेक लगाने से गाड़ी का मोशन रिटार्ड होता है। इसका मतलब ऐसा फोर्स जनरेट हुआ जिसने गाड़ी को रिटार्ड करा। क्या करा? रिटार्ड। तो कोई भी मोशन ऐसा हो जहां पर रिटार्डेशन हो रहा हो, उस फोर्स के कारण जो वर्क होगा वो होगा नेगेटिव। ठीक है, वर्क डन थीटा हमने देख लिया, इट सिग्निफाइज दैट ओपोजेस द मोशन। जो एक्सटर्नल फोर्स है वो मोशन को क्या कर रहा है? ओपोज कर रहा है। क्या कर रहा है? ओपोज। ठीक है, वर्क डन बाय ब्रेकिंग फोर्स हमने देखा। फ्रिक्शनल फोर्स, सुनना ध्यान से, मैंने यहां पे स्पेशली लिखा है इज नेगेटिव व्हेन इट ओपोजेस द मोशन। जब ये मोशन को अपोज करता है फ्रिक्शनल फोर्स, तभी फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा वर्क नेगेटिव हो। डिस्प्लेसमेंट इधर और फ्रिक्शन कहां लगेगा? पीछे, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन हम क्या कहेंगे? नेगेटिव कहेंगे। क्या कहेंगे? नेगेटिव कहेंगे। ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये बॉल का, बॉल को मैंने क्या करा?
धक्का देके ऊपर फेंक दिया, ऐसे मार्कर नहीं फेंक रहा मैं, बॉल को मैंने ऊपर की तरफ फेंक दिया v वेलोसिटी से, बॉल जाएगी ऊपर और आएगी नीचे, पर mg कहां लग रहा है? नीचे। डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? ऊपर। डिस्प्लेसमेंट s या d किसी भी एक से डिनोट कर दें। mg कहां लग रहा है? नीचे। और डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? ऊपर की तरफ। तो वर्क डन बाय mg, mg नीचे डिस्प्लेसमेंट ऊपर, mg नीचे डिस्प्लेसमेंट ऊपर, वर्क क्या होगा? वर्क होगा नेगेटिव, क्योंकि दोनों में एंगल कितने का आ रहा है? 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री। तो भैया अपोज कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को। भाई इस ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने से कौन रोक रहा है? mg रोक रहा है। तो वर्क डन बाय mg क्या होगा? नेगेटिव। क्या होगा? नेगेटिव। प्लस देख लिया, माइनस देख लिया। अब तीसरे केस पे आते हैं। तीसरे केस पे आते हैं जीरो वर्क डन। कौन सा वर्क डन? जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन, बिल्कुल जीरो वर्क डन के अपन तीन केस ले सकते हैं। या तो भैया फोर्स जीरो हो, इस पे आप कोई फोर्स ही ना लगाए तो कद्दू डिस्प्लेसमेंट होगा, या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, मैं गया और आया, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? जीरो। या फिर एंगल 90 हो, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, एंगल कितना हो? 90। तो एफ डी कॉस 90, बिल्कुल मैंने बोला है आपको कोसाइन पूरा याद रखना पड़ेगा इस चैप्टर के लिए। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। कितनी होती है? जीरो। एफ डी कॉस थीटा में से या तो फोर्स को आप जीरो कर दें, या डिस्प्लेसमेंट को जीरो कर दें, या फिर ये जो एंगल है ये आप क्या कर दें? 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री कितना हो जाएगा? जीरो। तो उस केस में ये वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसके आप काफी सारे एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो। तो बॉडी पे फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स कितना होगा? जीरो। कांस्टेंट वेलोसिटी से अपन कह सकते हैं। ठीक है, अगर बॉडी पे जैसे एक आप टग ऑफ वॉर की बात करें, टग ऑफ वॉर आपने देखा होगा, रस्सी वाला खेल, एक टीम इधर एक टीम इधर, इस टीम में लगाया 50 न्यूटन, इस टीम ने लगाया 50 न्यूटन। बताओ भाई इधर जाएगा या इधर? ना तो इधर डिस्प्लेसमेंट होगा ना इधर होगा। क्या फोर्स लग रहा है? बिल्कुल इधर लग रहा है 50 न्यूटन का, इधर लग रहा है 50 न्यूटन का। नेट फोर्स कितना लगा? रस्सी के सेंटर की बात करें, नेट फोर्स कितना लगा? जीरो। जब एक टीम 50 से ज्यादा लगाएगी, एक ने लगाया 100, एक ने लगाया 50, तब इस तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर दोनों ने बराबर फोर्स लगाई है तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जीरो। तो पहला तो हो गया मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगला मैंने एग्जांपल लिया, नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो। नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो। एक अब एग्जांपल ले, आप हॉस्टल या आपका रूम शिफ्ट कर रहे हो, तो शिफ्ट करते करते थोड़े थोड़े फ्रस्ट्रेट हो गए और आप दीवार को ही पुश कर रहे हो। ठीक है, पुशिंग द वॉल। क्या आप वर्क करना चाह रहे हैं? बिल्कुल। आप क्या कर रहे हैं? दीवार को धक्का लगा रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं। पर क्या दीवार का डिस्प्लेसमेंट होगा? ना, दीवार का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो पुशिंग द वॉल इज एन एग्जांपल ऑफ जीरो वर्क डन। आपका एफर्ट लग रहा है, वो मैं मान रहा हूं, पर क्या वॉल डिस्प्लेस हो रही है? ना, तो पुशिंग द वॉल हो गया। ठीक है, ये पेंडुलम वाला एग्जांपल ले लेते हैं अपन। पेंडुलम वाला आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। एक रस्सी से एक बॉल लटका दें और किसी एंगल पे ले जाके छोड़ दें। टेंशन आपने पढ़ा होगा इस डायरेक्शन में होगा, और किसी भी डायरेक्शन में किसी भी केस में देख लें, बॉल कभी भी हो, डिस्प्लेसमेंट का और फोर्स का बीच में जो एंगल रहेगा वो कितने का रहेगा? 90 डिग्री का। कितना रहेगा? 90 डिग्री। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90 डिग्री का है तो हमेशा वर्क डन कितना रहेगा? जीरो। हमेशा वर्क डन कितना रहेगा? जीरो। फोर्स डिस्प्लेसमेंट इनटू ये अपना एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो ये जीरो हो जाएगा। तो अब पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग टेंशन के कारण वर्क। किसके कारण वर्क? टेंशन के कारण वर्क। मैंने फोर्स का नाम लिया है टेंशन, क्योंकि एंगल बताना पड़ेगा किसके साथ 90 है, तो वहां पे वो क्या होगा? जीरो। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन न्यूक्लियस। ये इलेक्ट्रॉन यहां मान लीजिए आप, और वो न्यूक्लियस में रिवॉल्व कर रहा है सर्कल में। ठीक है,
वो जाना इस डायरेक्शन में रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेंटर में लग रहा है, एंगल कितना है 90। अरे भाई 90 आते ही आप सीधे कह सकते हैं कि वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। सिंपल, थीटा 90 जीरो वर्क डन, थीटा 90 जीरो वर्क डन। ठीक है। सैटेलाइट इज मूविंग अराउंड अर्थ, अर्थ के अराउंड अपने काफी सारे सैटेलाइट्स हैं, आर्यभट्टा 1, आर्यभट्टा 2। तो वो जो सैटेलाइट का मोशन हो रहा है अर्थ के अराउंड, जो जैसे ये अर्थ है इसके अराउंड सैटेलाइट का मोशन हो रहा है, सेंटर में एक फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन का, ग्रेविटेशनल फोर्स है अट्रैक्शन का, वो आगे ग्रेविटेशन में आप अच्छे से पढ़ेंगे, और घूम ऐसे रहा है। तो वो एंगल कितना है उनके बीच में, यही डायग्राम आप अज्यूम कर सकते हैं। अर्थ सेंटर में सैटेलाइट इधर, अर्थ सेंटर में सैटेलाइट इधर, एंगल कितना है 90, एंगल 90 आया, जीरो वर्क डन। और जैसा आप लोग स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे अगर आप जाते हो, ट्रेन से उतरते हो, काफी सारा बैगेज है, जैसे आप हॉस्टल शिफ्ट कर रहे हो या अपने कॉलेज जा रहे हो, तो आप काफी सारा सामान लेके जाएंगे, और सामान के लिए आप लोग क्या करते हैं, कुली करते हैं। कुली काफी सारा वेट उठाता है, 1 बैग, 2 बैग, 3 बैग, हाथों में भी बैग लगा के रखता है और चलता है। अब ध्यान से सुनना, उस कुली के ऊपर जितना भी वेट रखा हुआ है वो mg कहां लगेगा, नीचे, और कुली का डिस्प्लेसमेंट अगर हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पे करेंगे तो कहां जाएगा, आगे। वेट कहां लग रहा है, नीचे, डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, आगे। mg और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल आ रहा है, 90 डिग्री का, तो वर्क डन बाय mg कितना हो जाएगा, 90। और नॉर्मल देखें, नॉर्मल कहां लग रहा है, ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, आगे। तो अपन कह सकते हैं कि ये भी जीरो वर्क डन का एग्जाम्पल हुआ। क्यों? क्योंकि एंगल कितना है, 90। तो हमने जीरो वर्क पे काफी सारे अपन ने एग्जांपल्स देखे, चाहे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा हो न्यूक्लियस में, ठीक है, और ये अपना टेंशन का एग्जांपल लिया, तो जीरो वर्क डन 90 डिग्री, जीरो वर्क डन 90 डिग्री, या तो फोर्स जीरो, या डिस्प्लेसमेंट जीरो, या एंगल कितने होंगे, 90। तो इस तरह से अपन ने पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क डन को एक्सप्लेन करते हुए विद एग्जांपल समझा। ठीक है। एक अपन देखें आगे कि ये जो एग्जांपल्स थे, इसमें शायद मैंने यहां पे कैपिटल एम लिखा हुआ हो, चाहे कैपिटल एम हो चाहे स्मॉल एम हो, आप कंसेप्ट पे ध्यान दें इसमें, ठीक है ना। MGH, यहां पे मैं आपको जस्ट एज एन एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहा हूं, कहीं पे न्यूमेरिकल में कैपिटल एम लिखा हो, आंसर में स्मॉल एम लिखा हो, अगर एक सिंगल एम है तो आप उसको सेम ही मानेगा, अलग अलग नहीं मानेगा। ठीक है।